मेरी शादी 2006 और 2007 में हुई थी। और जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि शादी के बाद हम लोग पूरे पाकिस्तान का टूर करेंगे। खैर मेरे हस्बैंड के पास क्योंकि टाइम की बहुत कमी थी तो पूरे पाकिस्तान का तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते में जितनी जगह जा सकते हैं वहाँ पे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस सफ़र को यादगार बना सकें। और ऐसे ही हुआ कि हम लोगों ने कराची से इस्लामाबाद का रुख किया और वहाँ से हमने ये डिसाइड किया था कि आगे मरी की तरफ जाएंगे। 2 दिन मरी में रुकेंगे और उसके बाद जो भी टाइम मिलेगा उस टाइम में मज़ीद आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये जो महीना था ये नवंबर का महीना था और पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे मरी में नवंबर में भी सर्दी हुआ करती है। लेकिन जो नवंबर की सर्दी होती है उसको अगर आप जनवरी या फरवरी की सर्दी से कंपेयर करें तो नवंबर में इतनी सर्दी नहीं हुआ करती। खैर हम लोग जब मरी में पहुंचे तो काफ़ी कोशिश के बाद हमें बिलाखिर एक होटल मिला। अब ये जो होटल था ये बेसिकली ग्राउंड +3 पे मुश्तमिल था और हमें 3rd फ्लोर के ऊपर एक कमरा फराहम किया गया। ये जो कमरा था एक बहुत ही कुशादा, बहुत ही बड़ा कमरा था और अच्छी बात यह थी कि यहाँ पे हीटर का इंतज़ाम मौजूद था। खैर ये जो पहली रात थी, क्योंकि हम ऑलरेडी सफ़र करके आए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो रात के 9:30-10 बजे तक हम लोगों ने रात का खाना खाया और खाना खाते ही हम दोनों की आंख लग गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग सोने के लिए लेटे थे तो कमरे के अंदर जो हीटर मौजूद था हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे। खैर क्योंकि हीटर चल रहा था, एक सुकून वाला माहौल था, तो हम दोनों की जैसे ही आंख लगी तो हम लोग देखते ही देखते गहरी नींद में जाते चले गए। अभी हमें सोते हुए 2 या 3 घंटे गुजरे होंगे। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे एकदम से मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है या फिर कमरे के अंदर जो हीटर मौजूद है उसने काम करना छोड़ दिया है। पहले तो मैं कोशिश करने लगी कि लिहाफ वगैरह अपने ऊपर डाल लूं और किसी तरह इस सर्दी से अपने आप को बचा सकूं, क्योंकि अगर आप गहरी नींद में हो तो आप कोशिश करते हैं कि आपको उठना ना पड़े। लेकिन कोशिश के बावजूद भी जब मुझे नींद नहीं आ पा रही थी और हर गुजरते हुए लम्हे के साथ मुझे एहसास हो रहा था जैसे सर्दी बढ़ती चली जा रही है, तो बिलाखिर मैंने ये फैसला किया कि मैं खड़ी होती हूँ और उठ के देखती हूँ कि ये जो हीटर है कहीं ये बंद तो नहीं हो गया। अल्लाह अल्लाह करके मैं खड़ी हुई और खड़े होने के बाद एकदम से हीटर की तरफ बढ़ती चली गई। जैसे ही मैं हीटर के करीब पहुंची और वहां पहुंच के मैंने हीटर को चेक करना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो जो हीटर है वो तो प्रॉपर्ली काम कर रहा था। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह थी कि हीटर चलने के बावजूद भी कमरे में सर्दी बढ़ती चली जा रही थी। खैर मैं एकदम से जब पलटी और मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड को उठाती हूँ, उनको कहती हूँ कि नीचे जाएं, मैनेजर से पूछें कि आपके यहाँ पे हीटर भी चल रहा है, उसके बावजूद कमरे में इस कदर सर्दी हो चुकी है, आखिर इसकी क्या वजह है। अब जैसे ही मैं पलटी और जब मैं पलटी और मेरी नज़र सामने जहाँ पे खिड़की मौजूद थी उस तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो खिड़की है वो एकदम से हिलना शुरू हुई है और शायद इसके हिलने की वजह से ये जो ठंडी हवा है मुसलसल ना सिर्फ कमरे में दाखिल हो रही है बल्कि हीटर की जो कोशिश है उसको भी नाकाम कर रही है। अब मैंने सोचा कि मैं आगे बढ़ती हूँ और इसको किसी जरिए से मज़ीद सही तरह से बंद करने की कोशिश करती हूँ। इससे पहले कि मैं खिड़की के पास पहुंचती एकदम से जो खिड़की थी वो खुद ब खुद खुल गई और जैसे ही खिड़की खुली तो मैंने देखा कि उस खिड़की से कोई अंदर की तरफ झांकने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई चाहता है कि उस खिड़की से अंदर आ जाए। अब जैसे ही मैंने उस वजूद पे गौर करना शुरू किया तो कुछ अजीब से उसके नकूश थे। उस चेहरे के ऊपर आंखें मौजूद नहीं थीं
लेकिन उसके चेहरे को देख के अंदाजा हो रहा था जैसे कि शायद किसी औरत का चेहरा है। उसके साथ साथ इसके जो बाल थे वो बहुत बड़े बड़े अजीब से बाल थे और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही गंदे संदे बाल हैं। वो औरत मुसलसल न सिर्फ खिड़की से अंदर की तरफ झांक रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह बाहर से अंदर दाखिल हो सके। अब ये जो मंजर था, इस मंजर को देखने के बाद एकदम से मुझ पे खौफ तारी हो चुका था। उसके बाद मैंने यही बेहतर समझा कि बजाय मैं खिड़की की तरफ जाऊं या उसको बंद करने की कोशिश करूं, उससे बेहतर है कि मैं अपने हस्बैंड को उठाने की कोशिश करती हूं। मैं बहरहाल जल्दी से अपने हस्बैंड के पास पहुंची और उनको हिला हिला के उठाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही मेरे हस्बैंड की आंख खुली तो मैंने उनको इशारा किया कि देखें, खिड़की के ऊपर कोई मौजूद है, शायद कोई औरत है जो कमरे के अंदर दाखिल होना चाहती है। अब जब मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया तो मेरे हस्बैंड खिड़की की तरफ देखने के बाद कहने लगे कि उस तरफ तो कोई भी औरत मौजूद नहीं है, तुम बिला आखिर किस औरत की बात कर रही हो। अब उनके कहने पे जब मैंने खुद खिड़की की तरफ देखा तो वाकई में अब वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। खैर, मेरे हस्बैंड खड़े हुए और उसके बाद जब वो खिड़की के पास गए और उन्होंने खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। और अजीब बात यह थी कि हम लोग ऑलरेडी 3rd फ्लोर पे मौजूद थे, तो 3rd फ्लोर के ऊपर अगर कोई खिड़की के बाहर की तरफ से अंदर की तरफ झांके तो ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे ना कोई छज्जा मौजूद था, ना ही कोई स्टेयर्स मौजूद थी और ना ही किसी भी वजूद के लिए हवा में खड़ा रहना मुमकिन हो सकता था। अब जब मैं भी वहां पे गई और मैंने भी बाहर की तरफ झांका तो बाहर झांकने पे नीचे का जो हिस्सा था, यानी जो बाहर का हिस्सा था, जो भी ग्राउंड था, वो नजर आ रहा था। और वाकई में मैं सोच रही थी कि किसी भी तरह एक औरत का बाहर की तरफ से अंदर झांकना या फिर हवा में मौजूद होना किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। खैर, मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया और समझाने के बाद हम लोग दोबारा से लेट गए। अभी मेरी आंख लगे हुए मजीद 15 या 20 मिनट गुजरे होंगे कि मुझे ऐसा लगा कि हमारे कमरे में कोई मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बहुत गहरी गहरी सी सांसें ले रहा है। अब जैसे ही मुझे एहसास हुआ या मुझे सांसें लेने की बाकायदा आवाज सुनाई दी तो मैंने एकदम से अपने इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू किया। और इसी दौरानिए में जब मेरी नजर अपने बेड के सामने की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि हमारे बेड के बिल्कुल सामने एक चेयर रखी हुई है और उस चेयर के ऊपर एक अजीब सी, बहुत ही खौफनाक शक्ल की मालिक एक औरत बैठी हुई है। वो कुछ अजीब तरीके से चेयर पे ना सिर्फ बैठी हुई थी बल्कि मुसलसल आगे पीछे होके चेयर को हिलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बेचैनी का या किसी परेशानी का शिकार है। वो कुछ अजीब तरीके से न सिर्फ मेरी तरफ देख रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें कहना चाहती है कि जितना जल्दी हो सकता है यहां से चले जाओ। खैर, जब मैंने रूम के अंदर चेयर के ऊपर उस औरत को देखा तो मैंने एकदम से चीखना शुरू किया, और जैसे ही मैंने चीखना शुरू किया तो इसी दौरानिए में जो मेरे हस्बैंड थे उनकी भी आंख खुल गई। अब मेरे हस्बैंड और मेरे सामने चेयर के ऊपर वो औरत अभी भी बैठी हुई थी और मेरे हस्बैंड ने एकदम से उसको देखने के बाद उससे पूछा कि बिलाखिर तुम कौन हो। अब जब मेरे हस्बैंड ने इस तरह से बोला तो जो औरत थी वो एकदम से खड़ी हुई और मेरे हस्बैंड की तरफ देख के कहने लगी कि जितना जल्दी हो सकता है यहां से तुम चले जाओ, ये हमारी जगह है, यहां पे हम रहा करते हैं। और ये कहने के बाद वो एकदम से वॉशरूम की तरफ गई, और ना सिर्फ वॉशरूम की तरफ गई बल्कि देखते ही देखते गेट के आर पार हो गई। अब ये जो कुछ हुआ था ये आनन फानन हुआ था,
और काफ़ी देर तक तो मुझे और मेरे हस्बैंड को यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ हमने देखा है वो वाकई में हकीकत है। खैर मेरे हस्बैंड उसी वक्त उठे और उठने के बाद नीचे जो भी मैनेजमेंट थी उनसे रब्ता किया और उनको कहा कि बिला आखिर आपने हमें ऐसा रूम दिया है या आपने हमें होटल में एक ऐसी जगह पे रुकवाया है जहां पे यकीनन ना सिर्फ असरात मौजूद हैं बल्कि दीगर मखलूक़ात भी रहा करती हैं। खैर वहाँ का जो मैनेजर था वो इस वाक़ये के बाद भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो कहने लगा कि सर आपका वहम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ किसी दूसरे रूम का इंतज़ाम कर दूँ। और ऐसा ही हुआ कि उसने 1 घंटे के अंदर अंदर किसी और रूम में फर्स्ट फ्लोर पे हमें ना सिर्फ शिफ्ट कर दिया बल्कि जो हमारा किराया था यानी जिस किराए पे हमारी बातचीत हुई थी उसको भी आधा कर दिया। उस मैनेजर ने हमारे जाते हुए हमें रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कुछ आपके साथ यहाँ पे हुआ था इसका जिक्र आप किसी के साथ भी मत कीजिएगा। अगर आपने इस होटल के बारे में या हमारी इस जगह के बारे में किसी से भी इस तरह की बात की तो हो सकता है उससे हमारे होटल की ना सिर्फ रेपुटेशन खराब हो बल्कि जो भी टूरिस्ट हैं वो इधर रुकना या यहाँ पे रूम की बुकिंग्स करवाना बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। मेरा नाम मारिया है और हम लोग का जो ताल्लुक़ है वो शिकारपुर से है। मेरा पूरा का पूरा ख़ानदान या आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ननियाल और ददियाल यहाँ पे ही करीब में रहा करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सैटरडे संडे को अपनी नानी के घर में रुकने चले जाते हैं। वैसे ही अब से तकरीबन 3 या 4 साल पहले मैं इत्तफाक से अपनी नानी के घर में रुकने गई भी थी। मेरे नाना का क्योंकि ऑलरेडी इंतकाल हो चुका है और मेरे एक मामू हैं जिनकी अब तक शादी नहीं हुई। तो अक्सर ऐसा होता है कि मामू काम के सिलसिले में दूसरी जगहों पे या दूसरे शहरों में मौजूद हुआ करते हैं जबकि नानी जो हैं वो इस घर में अकेली होती हैं। तो वैसे ही एक सैटरडे नाइट थी और मैं अपनी नानी के घर में रुकने के लिए गई हुई थी। तो अक्सर ऐसा होता था कि नानी के घर में जब भी मैं रुका करती थी तो कोई ना कोई मूवी या कोई ना कोई टीवी प्रोग्राम रात में देखा करती थी। वैसे ही मैंने एक मूवी लगाई भी थी और रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था। नानी अम्मा जो थी हमारी वो अपने कमरे में सो रही थी जबकि मैं जो मूवी देख रही थी तो वो ड्राइंग रूम के अंदर देख रही थी। तो इसी दौरानिए में एकदम से मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरे लेफ्ट साइड से जल्दी से कोई गुजर के गया है। अब जब मैंने लेफ्ट साइड पे देखा तो वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने इग्नोर किया और मैंने सोचा कि शायद हो सकता है मेरा वहम हो। मैं दोबारा से मूवी की तरफ ध्यान करके उसको देखने लगी। अभी मुझे मूवी देखते हुए 15 या 20 मिनट मजीद गुजरे होंगे। अब मुझे लगने लगा कि राइट साइड की तरफ से एकदम से किसी ने ना सिर्फ चलना शुरू किया है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो घूमता हुआ जहाँ पे मेरी नज़रें यानी कि जहाँ पे मेरा ध्यान टीवी की तरफ मौजूद है उस तरफ बढ़ता चला जा रहा है। खैर मैंने वाकई में टीवी की तरफ ही ध्यान रखा और इसी दौरानिए में देखते ही देखते टीवी के पीछे की तरफ कोई आके एकदम से न सिर्फ खड़ा हो गया बल्कि खड़ा होने के बाद वो जो भी शख्स था वो चाहता था कि मैं उसकी तरफ देखूं। अब सच्ची बात यह है कि मैं इस कदर डरी हुई थी कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि टीवी के ऊपर से निगाहें हटाऊं और देखने की कोशिश करूं कि बिला आखिर कौन है जो टीवी के पीछे आके खड़ा हो चुका है। खैर अब बाकायदा वो जो भी शख्स था मुझे यकीन हो चला था कि वो वाकई में टीवी के पीछे मौजूद है। अब मैंने एकदम से टीवी की जो स्क्रीन थी उसकी तरफ से आहिस्ता आहिस्ता करके निगाहें नीचे की और जो कुछ मुझे आया करता था मैंने उसकी तिलावत शुरू कर दी। इसी दौरानिए में मैंने हाथ से यानी रिमोट की मदद से टीवी को या मूवी को बंद कर दिया और जैसे जैसे मैं तिलावत कर रही थी मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी।
कुछ देर के बाद जब मैंने आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद दोबारा से सामने की तरफ देखा तो अब वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। यह ऐसा लग रहा था जैसे मुझे इंटीमेट किया गया है या कोई है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, उस वक्त तो मैंने अपने आप को संभाला क्योंकि नानी ऑलरेडी सो चुकी थी और इतनी रात में उनको बताना या परेशान करना ठीक नहीं था। इसी तरह ये रात जैसे तैसे करके गुजर गई और अगली सुबह जब मेरी नानी से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे बातों ही बातों में पूछने की कोशिश की कि आपके घर में क्या इस तरह की मखलूक़ात मौजूद हैं या कभी आपने जन्नात वगैरह के बारे में कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की है। तो ये सुनने के बाद जो मेरी नानी थी वो बजाय इसके कि मुझे कोई एक्सप्लेनेशन या आंसर देती, उन्होंने कहा कि तुम इस तरह की बेकार की बातें मत करो, इस तरह कुछ भी नहीं हुआ करता। अब जब उन्होंने इस तरह से कहा तो मुझे वाकई में थोड़ा सा हौसला मिला और मैं अपने आप को समझाने लगी कि जो कुछ मुझे महसूस हुआ था वो यकीनन हकीकत से दूर था। इसी तरह ये पूरा दिन गुजर गया और दिन गुजरने के बाद दोबारा से अजान हुई और मगरिब का टाइम शुरू हो गया। अब जैसे जैसे मगरिब के बाद का टाइम चल रहा था वैसे वैसे एक अजीब सी ठंडक थी जो ना सिर्फ मुझे कमरे में महसूस हो रही थी बल्कि अब लगने लगा था जैसे ही रात के 12 या 1 बजेंगे तो जो भी मखलूक है वो दोबारा से न सिर्फ मेरे सामने आ जाएगी बल्कि मुझे दोबारा से डराने की कोशिश करेगी। और ऐसा ही हुआ कि रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे जबकि जो मेरी नानी थी वो सो चुकी थी, मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसके बारे में अगर मैं आज भी कुछ सोचूं या उस वाकये के ऊपर गौर करना शुरू करूं तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि मैंने अपनी आंखों से इस तरह की मखलूक़ात को देखा था। हुआ कुछ इस तरह से कि मैं अपने कमरे में मौजूद थी और सोने की तैयारी कर रही थी। सोने से पहले जैसे कि आमतौर पे होता है कि आप अपने बिस्तर को झाड़ने की या उसको साफ करने की कोशिश किया करते हैं, तो वैसे ही जो मेरा बिस्तर था उसको मैंने झाड़ना शुरू किया और झाड़ने के दौरान ही मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरे बिल्कुल पीछे कोई आके खड़ा हो चुका है। अब जो भी मेरे पीछे खड़ा हुआ था उसकी सांसों की बाकायदा मुझे गर्माहट महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जो भी मेरे पीछे मौजूद है वो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब इससे पहले कि मैं पलटती और पलट के पीछे देखती, एकदम से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलने के बाद ऐसा लगा जैसे उस वॉशरूम से भी कोई निकल के बाहर आया है। अब जब मैंने एकदम से पलट के पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि 2 अजीब अजीब से आदमी जो कि बहुत लंबे लंबे से हैं, बज़ाहिर देखने से उनके जो मुंह हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे नज़र आते हैं, कुछ अजीब सा उनका स्टाइल है और बहुत ही क़दीम किस्म के उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं। वो दोनों ना सिर्फ मेरे पीछे की तरफ खड़े हुए बल्कि मुझे अजीब तरीके से देख के मुस्कुरा रहे हैं। अब जैसे ही मैंने इन 2 अजनबियों को अपने सामने देखा तो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने बस एक ज़ोर से चीख मारी है और जब मेरी आंख खुली तो अगले दिन सुबह का टाइम था। मेरी नानी, मेरी मदर, मेरे फादर, इवन के जो मेरे बहन भाई थे वो सारे के सारे मेरे क़ुर्ब जवार में ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि मेरे होश में आने पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। खैर, जब मैं थोड़ी देर बाद नॉर्मल हुई तो फिर मेरी नानी ने उस दिन एडमिट किया कि उनके घर में उनके अलावा बहुत सारे जन्नात ना सिर्फ रहा करते हैं बल्कि वो कभी भी इस तरह की चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते कि कोई नापाक हालत में या इस तरह की हालत में उनके साथ उनके कमरे में या उनके घर में रहे।